हाँ, अभी इसका कनेक्शन चला गया था। हाँ, इसीलिए दोबारा मैंने इसको ऑन किया है। तो जब वो ये बात करता है कि व्हाट इज ओरिजिनल पोजीशन, तो जॉन रॉल्स का जो ओरिजिनल पोजीशन है, मूल स्थिति है, वो जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था के समान है। अब देखिए कितना दोनों में वो संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। जॉन लॉक की जो स्टेट ऑफ नेचर है, उसमें जो लोग रह रहे हैं या रह रहे थे एक समय, दे वर गुड पीपल, दे वर वर्चुअस, दे वर सोशल, दे वर अवेलेबल, दे हैड कंसर्न फॉर ईच अदर। जॉन लॉक के जो प्राकृतिक समाज था, उस प्राकृतिक समाज की विशेषता क्या थी, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसी प्रकार से जैसे जॉन लॉक ने अपने प्राकृतिक समाज के लोगों की अच्छाइयों के बारे में बताया, दे वर इनोसेंट, दे वर क्लियर, दे वर सिंपल, दे वर फ्रेंडली विथ ईच अदर, दे हैड नो वाइसेस विद देम, ये सारी जो बात कहता है जॉन लॉक, इसी बात को जॉन रॉल्स भी कहता है। जॉन रॉल्स ने कहा मूल स्थिति का जब वो वर्णन करता है, ओरिजिनल पोजीशन, इस ओरिजिनल पोजीशन में वो कहता है हम जब तक इस चीज को लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को मानकर नहीं चलेंगे कि मूल स्थिति में रहने वाले लोग जब तक छल कपट से दूर नहीं होंगे, जब तक मूल स्थिति वाले व्यक्ति, मूल स्थिति यानी ओरिजिनल पोजीशन वाले व्यक्ति, अर्थात लॉक की भाषा में प्राकृतिक समाज के व्यक्ति, जब तक सरल नहीं होंगे, जब तक छल कपट से रहित नहीं होंगे, जब तक सद्भावना से प्रेरित नहीं होंगे, तब तक वो न्याय नहीं कर सकते किसी के साथ। इसीलिए वो कहता है, जॉन रॉल्स कहता है मूल स्थिति, कहता है हमें न्याय के सिद्धांतों की संरचना करना है तो हमें मूल स्थिति में जाना होगा, लॉक के समान। अर्थात जब व्यक्ति में किसी प्रकार की बुराइयां नहीं थी, दुराग्रह नहीं था, जब व्यक्ति में छल कपट नहीं था, तो अर्थात व्यक्ति एक अच्छा इंसान था, तो ऐसे अच्छे लोगों को जब मूल स्थिति में रखा जाएगा और जब उनको इस बात को का आभास नहीं होगा कि बुराई क्या है, छल कपट क्या है, चालाकी क्या है, धूर्तता क्या है, आडंबर क्या है, जब उनको इस बात का कोई ज्ञान नहीं रहेगा, जब उनको ये पता होगा कि हाँ सब व्यक्ति अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, भेदभाव समाज में नहीं है, तभी वो न्याय के सिद्धांतों की संरचना कर पाएंगे। ऐसे मूल स्थिति में रहने वाले लोग, ओरिजिनल पोजीशन में रहने वाले लोग, ऐसे प्राकृतिक समाज में रहने वाले अच्छे लोग ही न्याय के सिद्धांत का निर्माण कर पाएंगे। तो अर्थात एक ऐसे सामाजिक आर्थिक वो वातावरण होगा, मूल स्थिति क्या होगी, एक ऐसा सामाजिक आर्थिक वातावरण होगा, परिस्थिति होगी जब व्यक्ति किसी भी प्रकार के छल कपट से दूर होकर न्याय के सिद्धांतों की संरचना करेंगे। दूसरी बात यहां पर वो कहता है वेल ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट इज वेल ऑफ इग्नोरेंस, अर्थात अज्ञान का पर्दा या अज्ञान का आवरण। देखिए अज्ञान का आवरण क्या है, अज्ञान का पर्दा क्या है। कहता है कि अज्ञान, ये जो न्याय के वार्ताकार होंगे, जिसे कहता है निगोशिएटर्स, मूल स्थिति में रहने वाले जो लोग होंगे, उन लोगों में से जो न्याय के बारे में जो न्याय के सिद्धांत बनाएंगे, उनको कहता है दे विल बी द निगोशिएटर्स ऑफ जस्टिस, वो न्याय के वार्ताकार होंगे। न्याय के वार्ताकारों में अज्ञानता होगी। पहली बात तो अज्ञानता किसकी होगी, जैसे हमने आपको बताया, अर्थात समाज में भेदभाव किसी प्रकार का नहीं है, अर्थात उनको ये नहीं पता होगा कि समाज में कोई भेदभाव भी नाम की कोई चीज होती है। दे विल बी टोटली इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो इन द सोसाइटी। ये न्याय के जो वार्ताकार हैं, उनको इस बात का कोई भी आभास नहीं होगा कि समाज में, जिस समाज में हम हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का छल कपट है, भेदभाव है इत्यादि, कोई वहाँ पर बुराइयाँ हैं, कोई वहाँ पर दुराग्रह है, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, कोई बुराइयाँ नहीं है। इनसे वो बिल्कुल अज्ञान होंगे, अर्थात उनको ये पता होगा वो सब सरल समाज है, अच्छा समाज है।
इसे कहते हैं अज्ञान का पर्दा, यानी इन चीज़ों से, बुराइयों से वो अज्ञानी रहेंगे, वो दूर रहेंगे, है ना। वो खुद भी अच्छे हैं और मान के चलने समाज भी अच्छा है, सरल लोगों का समाज है, इसलिए उनको बुराइयों के बारे में उनकी अज्ञानता रहेगी। दूसरी बात वो कहता है कि उनको ये भी नहीं पता होगा, ये जो न्याय के वार्ताकार, उनको ये भी नहीं पता होगा कि उनकी अपनी, अर्थात न्याय के वार्ताकारों की अपनी इच्छाएं क्या हैं। जैसे कहता हूं, उनकी अपनी वांट्स क्या हैं, उनकी अपनी इच्छाएं क्या हैं, उनको अपने बारे में भी नहीं पता होगा। वो क्या चाहते हैं, क्या वो संपत्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, है ना। उनके इंटरेस्ट या स्किल्स क्या हैं, अर्थात वो क्या क्या हुनर डेवलप करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं कला या विज्ञान के रूप में, उनका इंटरेस्ट क्या है ना, उनके वांट्स या उनके इंटरेस्ट क्या है, वो इसे अनभिज्ञ रहेंगे। उनके स्किल्स क्या होंगे, उनकी निपुणताएं या योग्यताएं क्या होंगी, वो इससे भी अनजान रहेंगे, है ना। और उनकी एबिलिटीज़ क्या होंगी, उनकी सामर्थ्य कितनी होगी, सब इंटर रिलेटेड वर्ड्स हैं जो जॉन रॉल्स यूज़ करता है। उनके वांट्स क्या होंगे, उनके इंटरेस्ट क्या होंगे, उनकी स्किल्स क्या होंगी, उनकी एबिलिटीज़ क्या होंगी, इन सब के बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं होगा, यानी अपने बारे में वो नहीं सोचेंगे एक प्रकार से। अर्थात कहने का मतलब है, अगर मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ और न्याय के सिद्धांत बनाने के लिए मुझे कहा जाता है, तो मैं अपनी विद्वता वहाँ नहीं रखूँगा कि क्योंकि अगर मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हूँ, PhD करा हुआ हूँ, ये सब वहाँ पर इसी प्रकार का हम कार्यक्रम चलाएंगे, अर्थात वो चीज़ नहीं करी जाएगी। जॉन रॉल्स के अनुसार हम एक सरल व्यक्ति है, उसको ये पता होगा बस एक वो सरल व्यक्ति है, उसमें छल कपट नहीं है, उसको बस इतने बारे में, अपने बारे में जानकारी होगी, उसमें ये भाव नहीं होगा कि वो विद्वान है तो वो बड़ा योग्य है, गुणी है, कंप्यूटर साइंस का एक्सपर्ट है, अर्थात ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ा वो धनाढ्य व्यक्ति है, कोई जमींदार है, तालुकेदार है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अर्थात इन चीज़ों से वो परे रहेगा। उसकी अपनी इच्छाएं नहीं होंगी, उसकी अपनी कोई निपुणताएं नहीं होगी, अर्थात निपुणता तो होगी जो हर आदमी अपने बारे में जानता है, लेकिन जब वो न्याय के सिद्धांतों की संरचना करेगा तो ये बातें आड़े नहीं आएंगी। ऑल दीज थिंग्स विल नॉट कम इन बिटवीन when he comes up with all these things, when he sits down to enact the principles of justice. This is called as a veil of ignorance, अज्ञान का पर्दा, अर्थात पर्दे के पीछे अज्ञानी लोग बैठे हैं। अज्ञानी दो सेंस में अब हो गया है ना। पहला अज्ञानता तो यह है कि उनको ये नहीं पता कि समाज में क्या भेदभाव है या भेदभाव नहीं है, उसको इस बात का किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होगी। दूसरी बात, उसको ये भी जानकारी नहीं होगी जब वो न्याय के सिद्धांतों की संरचना करेगा कि उसको किस बारे में निपुणता हासिल है, वो कितना धनाढ्य है, अर्थात अपने बारे में भी वो जानकारी नहीं रखेगा। बस उसको इतना पता होगा मैं एक अच्छा इंसान हूँ, सरल व्यक्ति हूँ, मुझे जो दायित्व दिया गया है मैं उसको भली प्रकार से निभाऊंगा, दैट आई एम अ गुड पर्सन, दैट आई एम क्लियर हार्टेड, दैट आई विल ट्राई to do justice with the task that I have been given. That will be my main concern. This is the ultimate, that they will be knowing about themselves, about their personal skills, abilities, wants, interests, etc., etc. They will be least concerned with, because here they will be required to be concerned with the entire society, with the rest of the people for whom they are going to create new laws of justice. अब देखिए, अगर आप इसको सीधा कोरिलेट करिए व्हाट जॉन रॉल्स सेज, कि जब रिपब्लिकन सत्ता में आते थे, जब वो सत्ता में रिपब्लिकन्स आते थे तो वो अपने प्रकार से न्याय का सिद्धांत बताते थे। वो फ्री मार्केट, फ्री सोसाइटी, है ना, बिजनेस, कॉरपोरेट, इंडस्ट्री, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। सो दे यूज टू इनैक्ट लॉज ऑफ जस्टिस इन दोज टर्म्स विच जनरली बेनिफिटेड और सूटेड द वेल्दी पीपल, क्योंकि उनको अपने इस बात का आभास रहता था कि वो बहुत इस विचारधारा के हैं और वो चाहते हैं कि फ्री मार्केट हो, यहाँ पर फ्री इकोनॉमी हो, तो इस प्रकार की विचारधारा के लोग ही वैसा न्याय का सिद्धांत बनाते थे जो दूसरों को स्वीकार नहीं होता था। इसी तरह जब डेमोक्रेट्स आते थे तो डेमोक्रेट्स भी इस प्रकार के न्याय सिद्धांत के बारे में बात करते थे कि जो अप्रवासी लोग थे, जो इमिग्रेंट्स थे, बाहर से जो लोग आए थे, उनके बारे में अधिक विचार करते थे, उनको कैसे न्याय दिलाना है। तो इस प्रकार जब वो न्याय का निरूपण करते थे, when the democrats used to lay down the principles of justice,
then those principles were not accepted by the white population, because they always used to charge, they always used to allege that the Democrats, they are spoiling their own country just for the sake of the immigrants who have come in our society. So therefore, John Rawls wanted to rule out this kind of possibility. Therefore, Rawls said that these negotiators of justice will be sitting behind the veil of ignorance, and they will not be required to bring in their personal prejudices when they are laying down the principles of justice. The only thing they will be knowing about themselves, yes, they are the negotiators of justice. They have been entrusted with a very important work, that they are supposed to be impartial without any kind of prejudice, that they will be clear-hearted, that they will be honest, that they will be sincere in the duties that they have been called upon to discharge. This is the ultimate that they will be required to keep in mind. न्याय के वार्ताकारों को बस यही बात ध्यान में रखना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं. बट एट द सेम टाइम Rawls cautions us, see, the negotiators of justice, they are not going to be idiots. The negotiators of justice, the framers of the justice, they are not idiots. वो मूर्ख नहीं होंगे. न्याय के वार्ताकार, न्याय के सिद्धांतकार, वो मूर्ख नहीं होंगे. हमें इस बात से ये नहीं निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए कि वो मूर्ख व्यक्ति होंगे, जब जिसको अपने बारे में नहीं पता, जनता के बारे में नहीं पता, वो क्या न्याय के सिद्धांतों की रचना करेगा. Here Rawls is trying to caution us. Rawls हमको इस बात को लेकर सतर्क कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं कि नहीं, देखिए, ऐसा अगर आप समझेंगे तो गलत होगा. ये न्याय के सिद्धांतकार ये कोई मूर्ख नहीं है, ये अज्ञानी नहीं है, बिकॉज दे हैव द बेसिक आइडिया ऑफ इकोनॉमिक्स, they have the basic idea of politics, and they have a sense of justice with them. इनको दो तीन चीज़ों के बारे में पर्याप्त जानकारी है कि अर्थात हम कैसी अर्थव्यवस्था को स्थापित करेंगे, हम किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करेंगे जिससे कि सबको न्याय मिल सके, इस बात की उनको आधारभूत जानकारी है. दे आर फेमिलियर विद द बेसिक नॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी एंड द पॉलिटिक्स. It's not that they want to have an anarchical society. It is not something like that. वो एक अराजकतावादी समाज को बनाना चाहते हैं, वो इस तरफ नहीं जाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे. वो ऐसा भी नहीं करेंगे कि एक निरंकुश समाज को बना दें जैसा हॉब्स ने या रूसो ने किया. वो इस प्रकार के विद्वान नहीं हैं. उनकी विद्वता केवल जन कल्याण के लिए प्रयोग करी जाएगी, और इसलिए उनको आधारभूत जानकारी इन दो विषयों के बारे में है. प्लस दे नो व्हाट शुड बी द नॉर्म्स ऑफ द जस्टिस. दे आर ओवरकम बाय सेंस ऑफ जस्टिस. उनमें इस बात की एक उत्कट इच्छा है कि हम जनता को न्याय प्रदान कर सकें. दिस इज व्हाट दे आर वांटिंग. इसलिए दो तीन चीजें उनमें ये खूबियत है, उनमें ये खासियत है. फिर यहां पर रॉल्स फिर एक बात को और लेकर क्वेश्चन करते हैं. वो ये क्वेश्चन ये करते हैं कि that the negotiators of justice, they will definitely be catering to the requirements of equal justice for all. जॉन रॉल्स कहता है हर व्यक्ति, ये जो न्याय के वार्ताकार हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य है हर व्यक्ति को लाभ मिले, सभी व्यक्ति को लाभ मिले, और इसके लिए वो प्राइमरी गुड्स का विचार प्रस्तुत करते हैं. प्राइमरी गुड्स यानी प्राथमिक वस्तुएं हर व्यक्ति को मिले, इसका वो विचार हमारे सामने रखते हैं. लेकिन यहां उससे वो बताने से पूर्व वो ये बताना चाहते हैं, रॉल्स ये बताना चाहता है कि जो फ्रेमर्स ऑफ जस्टिस हैं, न्याय के जो निर्माण करता है, विधिकर जिसको रूसो करता है, दे आर द लॉ मेकर्स, वो विधिकर है. वो विधिकर कहता है वो व्यक्तिगत जो विधिकर है वो रैशनल एजेंट है. वो अर्थात वो तार्किक व्यक्ति है, वो सोचने समझने वाला संवेदनशील व्यक्ति है. संवेदनशीलता से ज़्यादा वो एक रैशनल एजेंट है, अर्थात एक तार्किक वो व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है. वो अपने दिमाग से सोचता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. वो ईगोइस्ट नहीं है, अर्थात वो अहंकारवादी नहीं है. वो ऐसा नहीं सोचेगा कि मैं अब तो न्याय बनाने वाला
मैं सत्ताधारी हो गया हूँ, दैट आई हैव गॉट द अथॉरिटी टू फ्रेम लॉज, टू फ्रेम द रूल्स ऑफ जस्टिस, देयरफॉर आई एम अ बिग शॉट। वो अर्थात वो ऐसा नहीं मानेगा अपने लिए, वो ये समझेगा कि नहीं ये मेरा दायित्व है, और वो ऐसा समझेगा क्योंकि वो एक रैशनल एजेंट है, वो सोचने समझने विचारवान व्यक्ति है, इसलिए वो अहंकारी नहीं हो सकता। वो आत्म केंद्रित भी नहीं होगा, ना वो ईगोइस्ट होगा। आत्म केंद्रित यानी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होगा, स्वार्थी नहीं हो जाएगा। अर्थात ये उसकी खूबियां बता रहा है। वी हैव टू नोट डाउन व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द जस्टिस। अर्थात न्याय के वार्ताकारों का, अर्थात न्याय बनाने वाले जो व्यक्ति होंगे उनकी विशेषताएं बता रहा है यहाँ पर। तो पहली विशेषता क्या? दे आर रैशनल एजेंट्स, अर्थात वो तार्किक होंगे, बुद्धिजीवी होंगे, उनमें समझदारी होगी क्या हमें लिखना है, क्या करना है। दूसरी बात, उनमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं होगा, अहंकारवादी नहीं होंगे। वो जैसे कहता है वो सेल्फ डिवोटेड तो होंगे, सेल्फ डिवोटेड मतलब आत्मपरायण होंगे, अपने बारे में सोचेंगे, अपने जैसे लोगों के बारे में सोचेंगे, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड नहीं होंगे, वो सेल्फिश नहीं होंगे, वो स्वार्थ परक नहीं होंगे, वो आत्म केंद्रित नहीं होंगे, जबकि वो निश्चित रूप से सामान्य जनता के विषय में सोचेंगे जरूर। दे विल बी थिंकिंग फॉर द गुड, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल, बट दे विल नेवर बी सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड क्रीचर्स। ये उसके बारे में वो सारी वो बातें बताता है कि ये हमारे न्याय के वार्ताकारों के बारे में भी वो बताते हैं, उनमें क्या विशेषताएं, क्या गुण होंगे। फिर वो कहता है जब ऐसे वार्ताकार हमको मिल जाएंगे, किसी समाज को ऐसे वार्ताकार मिलेंगे, तब उनका ध्यान या उनका मुख्य जो विषय है टू गिव प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स टू द सोसाइटी, अतः समाज के लोगों को प्राथमिक वस्तुएं दिया जाए। प्राथमिक वस्तुएं, अच्छा अब देखिए प्राथमिक वस्तुएं जो हैं यहाँ थोड़ा ध्यान रखना होगा। हमने बताया था कि वो लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत को लेकर चलता है, और लॉक का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें जब व्यक्ति प्राकृतिक समाज से निकलकर राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं तो वो अपने साथ क्या ले जाते हैं? प्राकृतिक अधिकार। When people quit the state of nature and when they enter the civil society, then they carry along with them the natural rights. वो अपने प्राकृतिक अधिकारों को साथ लेकर ही राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं, लॉ के अनुसार, है ना। और लॉ 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकार बताता है, द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड द प्रॉपर्टी। जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का ये 3 मौलिक या प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति अपने साथ प्राकृतिक अवस्था से लेकर राजनीतिक समाज में लेकर आते हैं। बाकी सभी प्राकृतिक अधिकारों को वो त्याग कर देते हैं ट्रस्ट के नाम में, उनको हवाले कर देते हैं। दे सरेंडर ऑल देयर अदर rights than the natural rights to the trust that is created as a result of the contract. But these are the 3 most important natural rights that they are not ready to surrender. जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, that is the right to life, liberty and property. ये उसके 3 प्राकृतिक अधिकार हैं जो जनता के हाथ में हमेशा रहते हैं, जो सरकार को नहीं सौंपता है व्यक्ति। अब देखिए यहाँ रॉल्स क्या कह रहा है, यहाँ रॉल्स कह रहा है प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में। प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स अर्थात जो न्याय के वार्ताकार हैं ये सामान्य व्यक्तियों को क्या देने वाले हैं। व्हाट आर दीज नेगोशिएटर्स ऑफ जस्टिस गोइंग टू गिव टू द पीपल ऑफ द न्यू सोसाइटी। अतः नए समाज के लोगों को ये न्याय के वार्ताकार, न्याय के सिद्धांतकार, न्याय के बनाने वाले लोग सामान्य जनता को क्या देने जा रहे हैं। तो यहां जॉन रॉल्स कहता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स अर्थात प्राथमिक वस्तुएं देने जा रहे हैं। प्राथमिक वस्तुएं ये वो वस्तुएं हैं जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना एक सभ्य जीवन नहीं चल सकता है। अर्थात जैसे वो बोलता है, जैसे जॉन लॉक बोलता है, प्राकृतिक अधिकार वो अधिकार है जिनके बिना एक सभ्य जीवन व्यक्ति का नहीं चल सकता है। ये 3 अधिकार तो उसको चाहिए ही चाहिए हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। उसी तरह से जॉन रॉल्स कहता है ये 3 ऐसे ये कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स हैं,
कुछ प्राइमरी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं चल सकता। और वे कौन कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स? पहला, जॉन रॉल्स कहता है राइट्स एंड लिबर्टीज। राइट्स एंड लिबर्टीज अर्थात अधिकार तथा स्वतंत्रता, ये पहला प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, प्राथमिक वस्तु, इसीलिए नाम है प्राथमिक, अर्थात वो वस्तुएं जो व्यक्ति के लिए प्रथम है, महत्व की दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो अर्थात पहले तो है द राइट्स एंड लिबर्टीज, अर्थात अधिकार तथा स्वतंत्रताएं। दूसरा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, वो कहता है पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज अर्थात शक्तियां तथा अवसर। शक्तियां तथा अवसर, ये दूसरा उसका प्राथमिक अधिकार, प्राथमिक वस्तु है। तीसरी जो प्राथमिक वस्तु है जो व्यक्ति को मिलेगा वो है इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ अर्थात हर व्यक्ति को आय तथा संपत्ति का स्रोत प्राप्त होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं आजीविका का स्रोत। जैसे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है, द राइट टू अ लाइवलीहुड शैल बी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, अर्थात राज्य के द्वारा व्यक्ति को आजीविका का अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसी बात को जॉन रॉल्स ने दूसरे शब्दों में कहा इनकम एंड वेल्थ, अर्थात हर व्यक्ति की आय तथा संपत्ति को सुनिश्चित किया जाएगा इन न्याय के वार्ताकारों के द्वारा या न्याय के सिद्धांतकारों के द्वारा। और चौथा जो प्राथमिक वस्तु है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट अर्थात आत्मसम्मान, आत्मगरिमा। दैट इज सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब कुछ मिल जाए, आपको अधिकार भी मिल जाए, आपको अवसर भी मिल जाए, आपको धन संपदा मिल जाए, लेकिन सभ्य समाज में आपको कोई स्वीकार ना करे, आपको हे दृष्टि से देखे, कोई कहे कि इसकी इतनी संपत्ति कहाँ से, इसने तो चुराई है, इसने तो भ्रष्टाचार किया तभी तो इतनी संपत्ति मिली है, इसको अधिकार क्यों मिले? अधिकार इसलिए मिले क्योंकि इसके पास इतना पैसा है, जिस पैसे से उसने सबको इन्फ्लुएंस कर लिया, प्रभावित कर लिया है। आई मीन दिस इज द कॉमन एलिगेशन दैट इज लेवल्ड अगेंस्ट द पीपल दोज हु आर करप्ट, यू नो इट वेरी वेल। अर्थात जो लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है लेकिन सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान भी किसके द्वारा मिलता है? जो लोग उनके सहयोगी होते हैं या जो उनके साइको फ्रेंड्स होते हैं, उनकी वाहवाही करने वाले। लेकिन आम समाज में, इन जनरल सोसाइटी, इन कॉमन सोसाइटी, अमंग कॉमन पीपल, दे डू नॉट गेट सेल्फ रिस्पेक्ट। उनको कोई स्वीकार नहीं करता है। इसीलिए जॉन रॉल्स कहता है ये चार प्राथमिक वस्तुएं हैं, राइट्स एंड लिबर्टीज, पावर्स एंड अपॉर्चुनिटीज, इनकम एंड वेल्थ एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की चार प्राथमिक वस्तुएं हैं जो न्याय के सिद्धांतकारों को देना होगा प्रत्येक व्यक्ति को जब वो न्याय के सिद्धांत बनाएंगे। अब वो कहता है कि देखिए, जो अमेरिका में जिस प्रकार का आंदोलन चल रहा था उस समय 70 के दशक में या उससे पहले से ही जो आरंभ हो गया था, उसका मूल कारण यही था कि जो प्राथमिक जो वस्तुएं थीं वो आम जनता को नहीं मिल पा रही थी। जैसे कहा इनकम एंड वेल्थ। इनकम एंड वेल्थ अर्थात जो अश्वेत समुदाय के जो लोग थे उनके पास ना संपत्ति थी, ना उनके आय के स्रोत थे, ना उनको आत्मसम्मान मिल रहा था, ये चीज़ें नहीं थी। भले ही कहता अफर्मेटिव एक्शंस थे वहाँ पर अमेरिका में, देयर वर अफर्मेटिव एक्शंस, देयर वर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। The government had already enacted so many policies for the welfare of the non-right class. लेकिन none of that could give satisfaction to the deprived classes. नीतियाँ तो बहुत सारी थी, कार्यक्रम बहुत सारे थे, लेकिन जॉन रॉल्स कहता है वो सारी चीज़ें जो अश्वेत समुदाय था उसको नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो गया था। इसलिए वो कहता है ये प्राथमिक वस्तुएं हैं। अगर आपके न्याय के सिद्धांत में इन चार प्राथमिक वस्तुएं ये नहीं हैं तो आपका न्याय का सिद्धांत बिग जीरो है, एक बड़ा सा शून्य, उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई उसका आप कह लिए कोई उसका एग्जिस्टेंस, ऐसे न्याय का कोई है ही नहीं। कोई नहीं स्वीकार करेगा ऐसे न्याय का सिद्धांत। तब तो वहाँ पर माइट इज राइट नाम की चीज़ चलेगी जो अमेरिका में उस समय चल रहा था। जिसके पास जितनी चालाकी है, जिसके पास जितनी शक्ति है, उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा उठाएगा, और जिसके पास नहीं है वो उतना ज़्यादा वो पीछे रह जाएगा। सो देयरफॉर रॉल्स इज कॉशनिंग अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी, अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी शुडंट इरप्ट इन एनी सोसाइटी। इसीलिए वो कहता है कि जो न्याय का जो सिद्धांत होना चाहिए बहुत सोच समझ के उसको बनाना चाहिए, और इसीलिए चार प्रकार के प्राथमिक वस्तुओं के बारे में वो ये बात करता है।
और कहता है यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आप अच्छे समाज का निर्माण कर लेंगे, अन्यथा आप हमेशा पीछे रह जाएंगे। तो इस तरह से ये तो उसका जो लॉक का जो सिद्धांत है, जहाँ पर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को लेकर चल रहा है जॉन लॉक, और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से जो ओरिजिनल पोजीशन और जो उसने वेल ऑफ इग्नोरेंस का जो कंसेप्ट दिया, और उसमें जो न्याय के जो सिद्धांतकार आएंगे, वेल ऑफ इग्नोरेंस वाले जो लोग होंगे, उनका इग्नोरेंस किससे होगा, उनकी क्या विशेषताएं होंगी और उनकी अज्ञानता क्यों होंगी, कैसे होंगी, कहाँ होंगी, ये सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करता है अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस में, है ना। तो इस लेक्चर में अभी तक की यही बात, अभी हम रोकेंगे यहाँ पर बात, एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल देन टॉक फर्दर ऑन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस, है ना। तो आज की बात अभी फिलहाल यही, मैं इस लेक्चर को बंद कर रहा हूँ। अगली रिकॉर्डिंग आपके सामने जल्दी लेकर मैं फिर उपस्थित होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।